ये सब लोग आ गए। सो हम लोगों ने अभी तक बात कर ली थी ये रिलेशन कि डायगोनल में 4 रेडियस आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स into volume of each atom upon volume of unit cell into 100। चलो बेटा, बीसीसी स्ट्रक्चर में बीसीसी स्ट्रक्चर में कितने एटम्स होते हैं? मृदुल मैसेज करके बताओ, बीसीसी स्ट्रक्चर में कितने एटम्स होते हैं? ईच एटम की वॉल्यूम आएगी 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन यूनिट सेल की वॉल्यूम आएगी साइड क्यूब इंटू 100। मृदुल मैसेज करके बताओ, सभी लोग मैसेज करके बताओ जिनको पता है बीसीसी स्ट्रक्चर में कितने एटम्स होते हैं। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड सेल में। चलो ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, 2 एटम्स होते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, 2 एटम्स होते हैं, ठीक है, बढ़िया एकदम। सो यहाँ पे 2 एटम्स होते हैं और आर की वैल्यू या फिर ए की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/4 यहाँ लगाएंगे, ये आ जाएगा 4×2 = 8 अपॉन 3 पाई। आर की वैल्यू लगाएंगे √3/4 ए का होल क्यूब इंटू 1/a³ इंटू 100। √3 का क्यूब आ जाएगा 3√3, 8/3 पाई इंटू 3√3 अपॉन 4×4 = 16, 4×4 = 64 इंटू a³ अपॉन a³ इंटू 100। a³ कैंसिल आउट, 8 1 = 8 8 3 7 3 3 √3/8 इंटू पाई। ये आ गया हमारे पास √3 पाई की वैल्यू ले लो 3.14, √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 8 इंटू 100। बच्चा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 68%। याद करना है, ठीक है, पेपर में कैलकुलेशन करके मत आना, बस यहाँ पे छोड़ देना, लिख देना 68%। हेंस पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्या? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज 68%। इसमें ज्यादा एटम थे ना, एक एटम ज्यादा था तो ज्यादा भरा होगा। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक बचता है, लास्ट डेरिवेशन बचती है। लास्ट डेरिवेशन देख लेते हैं। ये डेरिवेशन सबको क्लियर होगी, किसी को भी ना क्लियर हो तो वो मैसेज कर दे या फिर हमें बता दे, है ना। हम पूछ नहीं रहे हैं कि सबको आ गया कि नहीं आया। लास्ट डेरिवेशन बचती है, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट डेरिवेशन बचती है, हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ, अरे यार, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बताइए फेस सेंटर्ड में होता क्या क्या है? इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, in face centered unit cell, the atoms are present at corners of cube and one atom is present at each face
ऑफ क्यूब। बेटा सिर्फ क्यूब की एक फेस देखो, हम सिर्फ आगे वाला फेस बना रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आगे वाला फेस बना रहे हैं, ठीक है। एक एटम जो होता है कोने पे होता है, मतलब हर एक कोने पे एक एक एटम होगा, और इसके सेंटर पे फेस पे भी एक एटम होगा। इस सेंटर फेस पे भी क्या होगा, एक एटम होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। हालांकि मैंने आपको बना के दिखाया था, ये डायग्राम पूरा ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये डायग्राम पूरा ऐसे यूनिट सेल ये बन जाएगा, ठीक है। पीछे भी ऐसा रहेगा, इधर भी ऐसा रहेगा, इधर भी ऐसा रहेगा, देखो, है ना, इधर भी ऐसा रहेगा, इधर ऊपर भी ऐसा रहेगा। सो इस तरीके से फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, हर फेस पे एक एक्स्ट्रा एटम होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? चलो, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। वैसे इसमें कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कुछ भी टफ नहीं है। हर फेस पे हर फेस पे एक यूनिट सेल रहेगा, ठीक है। जरा मैं डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने कल भी डायग्राम्स दिखाए थे, आपको एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा आपको रेफरेंस मिल जाएगा। डायग्राम दिखाता हूँ, कहाँ गए भाई साहब, कसम से यार हम लुल्ले, हमने डायग्राम सारे डिलीट कर दिए। एक मिनट रुको, जरा देख ले यार, ऐसा करना तो चाहिए नहीं हमें। हम्म डिलीट कर दिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ रही है। एनसीईआरटी बुक दिखा देते हैं, आपको बुक में डायग्राम दिख जाएगा बहुत अच्छे से। ये देखिएगा डायग्राम, ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे एक यूनिट सेल, एक इस कोने पे यूनिट सेल, एक सेंटर पे यूनिट सेल, ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। ये कौन सा है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, ठीक। चलो, ये बात सबको समझ में आ रही है? सो आइए इस डेरिवेशन को देखते हैं। यहाँ पे ये साइड है ए, ठीक है, इसको अगर यहाँ से ड्रॉ करें, ये साइड है ए, यहाँ से यहाँ तक डायगनल है, डायगनल है, फेस डायगनल है। ये क्या है, आगे वाले फेस पे डायगनल है, ठीक है, इस फेस पे डायगनल है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये स्क्वायर की डायगनल है, ये क्यूब की डायगनल नहीं है। इस बार कौन सी डायगनल है, स्क्वायर की डायगनल है। ये साइड है ए, ये साइड है ए, तो डायगनल ऑफ द स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे लिखने वाले हम लोग डायगनल, लेट लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ ईच स्पेयर is r and side of unit cell is a, ठीक है। रेडियस ऑफ ईच स्पेयर इज r एंड साइड ऑफ यूनिट सेल इज a, ठीक है। सो फेस डायगनल, फेस डायगनल, देखो बॉडी डायगनल अलग थी √3, यहाँ से इस कोने से लेके पीछे वाले कोने तक जो डायगनल होती है वो अलग है, वो बॉडी सेंटर्ड है। यहाँ पे फेस सेंटर्ड है, फेस पे डायगनल है, फेस डायगनल इज इक्वल्स टू √2a। बेटा अगर स्क्वायर है, स्क्वायर की डायगनल होती है, अगर ये a है, ये a है, तो ये √2 होती है, ये सबको पता है। अब यहाँ पे कितने रेडियस आ रहे हैं, पहला रेडियस r, इनका दो रेडियस आ रहे हैं, इसका एक रेडियस आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं a√2 इज इक्वल्स टू 4r, ठीक है। a√2 इज इक्वल्स टू 4r। चलिए एक बारी बात बताइएगा सभी लोग, हमने यहाँ पे निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है, रुको ऐसे लिख ले, हमने यहाँ पे निकाल लिया है a√2 इज इक्वल्स टू 4r। अब हम लोग निकालने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू
रुको एक मिनट, जूम आउट करें। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। देवराज और देवयानी समझ में आ गया, जरा मैसेज करो, हमने तुम लोगों के मैसेज देखे नहीं अभी। अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ओके बच्चा, इनटू 100। दिव्यानी है कि नहीं है? शायद नहीं है। अच्छा अच्छा, मैसेज किया था, ठीक है। सो आइए, फेस सेंटर्ड में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? आप कहोगे सर 4 एटम्स होते हैं, कल निकालना सिखाया था। वॉल्यूम ऑफ ईच एटम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट सेल कितना होगा? ए क्यूब इंटू 100। ये आ जाएगा 16/3 पाई, ठीक है। आर की वैल्यू निकाल देते हैं, a√2/4, a√2 का होल क्यूब अपॉन 4, ठीक है, इंटू ए क्यूब इंटू 100, ठीक है। सो चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, √2 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 4/3 पाई, इसे बचेगा 2√2 इंटू 100, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8√2 अपॉन 3 इंटू पाई इंटू 100। इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये जैसे ही सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 74%। हेंस हेंस एक मिनट रुको यार, ये कौन है जो फोन कर रहा है? हेंस द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज 74%, ठीक है। तो बेटा ये 3 डेरिवेशन है, यूपी बोर्ड वाले ध्यान से देख लें, मैं पक्का लिख के दे सकता हूँ, एफिडेविट पे लिखवा लो कि इन तीनों में से कोई ना कोई डेरिवेशन आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, ये तीनों डेरिवेशन आपको अच्छे से लगानी है, ठीक है। हालांकि हमें होमवर्क में चाहिए भी, अभी क्लास के बाद शाम तक आप लोगों को ये तीनों डेरिवेशन साफ साफ सॉल्व करके हमें पीडीएफ भेजनी है, ठीक है। तीनों डेरिवेशन सॉल्व करके पीडीएफ भेजनी है, ठीक है। साफ साफ सॉल्व करनी है, पीडीएफ भेजोगे सभी लोग सॉल्व करके, ठीक है। कोशिश करना बिना देखे सॉल्व करने की, अगर आप देख के सॉल्व कर रहे हो तो गलत बात है, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल नहीं, तीनों डेरिवेशन की पीडीएफ भेजनी है सॉल्व करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने क्या क्या बातें डिस्कस कर ली है, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या बातें डिस्कस कर ली है? हम लोगों ने बातें डिस्कस कर ली है सिंपल यूनिट सेल के बारे में, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और लास्ट में आता है हमारे पास कौन सा? फेस सेंटर्ड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। लास्ट में आता है हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सो यहाँ पे आपको बता दें, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इसके होते हैं 1, इसके होते हैं 2, इसके होते हैं 4। यहाँ पे रिलेशन होती है रेडियस, यूनिट सेल और उसमें रिलेशन होती है। यहाँ पे हमने बनाया था ऐसा, याद करो, यहाँ पे हमने ऐसा बनाया था और यहाँ पे दोनों एटम टच करते हुए बनाए थे। हमने लिखा था साइड यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया था बॉडी डायगोनल, याद करो हमने बॉडी डायगोनल बनाई थी इस तरीके से, बॉडी डायगोनल बनाई थी, एक इधर, एक बीच में, एक इधर कोने में। तो यहाँ पे हमने लिखा था √3 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 4r। यहाँ पे हमने क्या बनाया था? फेस की डायगोनल बनाई थी, 1
2 3, ठीक है। यहाँ पे आया था √2a इंटू इज इक्वल्स टू 2, 2 और 2 4 आर, ठीक है। चलिए, पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाली। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाली। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आई 52.4%, इसकी आई 68% और इसकी आई 72%, ठीक है। सो ये हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन, ठीक है। हम लोगों ने थ्योरेटिकल टॉपिक छोड़ दिया था, तो इस टॉपिक को देख लो। सबसे पहले 1 मिनट रुको यार। हमने सबसे पहले सॉलिड को डिफाइन किया था। सॉलिड को 2 पार्ट्स में तोड़ा था, ठीक है। सबसे पहला सॉलिड हमने 2 पार्ट्स में तोड़ा था। पहला पार्ट था एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड, और दूसरा पार्ट था क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये याद है सबको? 2 पार्ट्स में तोड़ा था। फिर हमने क्रिस्टल के बारे में पढ़ा, फिर यूनिट सेल पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया, एफिशिएंसी निकाल ली, ठीक है। अब अभी हमने इसकी क्लासिफिकेशन बाकी है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी हम लोग बेसिकली 3 तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। डेफिनेशंस देखनी है बस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। तीसरा है हमारे पास मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। और चौथा है हमारे पास कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक बात बता दें, मेरे हिसाब से आपको आयनिक सॉलिड पता है। आयनिक सॉलिड देखें कभी? NaCl, BeCl2, पता है? कभी सुने हैं? ये सब सुने हैं सॉलिड्स। आयन से जो बनते हैं सॉलिड, उन्हें हम लोग आयनिक सॉलिड बोलते हैं। मेटालिक सॉलिड, यहाँ पे मेटल्स, मेटल्स में मेटालिक सॉलिड होते हैं, जैसे कि मान लो आयरन है, यहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे आयनिक कंपाउंड के बारे में बताने की जरूरत है। कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड जहाँ पे शेयरिंग होती है, शेयरिंग होती है, जैसे कार्बन के कंपाउंड में CH4, ठीक है। जैसे कि और कोवैलेंट कंपाउंड हम लोग लिख लेते हैं, कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है। ग्रेफाइट, डायमंड, है ना, ये सारे कैसे कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक। इसी के बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो मॉलिक्यूल से बनते हैं, किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल से बनते हैं। जैसे कि हमारे पास H2, I2, CCl4, ठीक है। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। H2O, ये सारे क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो बेटा ये 4 पार्ट्स है, ठीक है। ये चारों पार्ट्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। पूछे जा सकते नहीं है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपका ये होमवर्क है, इसकी डेफिनेशंस कंप्लीट करनी है, ठीक है। कैसे कंप्लीट करेंगे? कैसे कंप्लीट करेंगे? आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। क्या फॉलो करनी है? एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में बेटा ये एक पन्ना लिखो, यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये देखो, ये हमारे टाइम की पढ़ी हुई बुक है हमारी, ठीक है। ये आयनिक सॉलिड, ये मेटालिक सॉलिड, ये कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। ये चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है, पढ़ के आपको यहाँ पे नोट्स में कंप्लीट कर लेना है, ठीक। सो चलिए, सभी लोग बताइए, क्या ये कंप्लीट हो जाएगा?